जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है शक्ति योजना। दोस्तों जब शक्ति योजना की बात करते हैं तो याद रखना है कि इसका संबंध कर्नाटक से है। कर्नाटक की सरकार ने अपने राज्य में अपने चुनावी घोषणा पत्र के तहत किए गए वादे को पूरा करने के लिए फ्री बस सेवा महिलाओं को उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की है। सब लोग जानते हैं कि पिछले महीने में जब कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट आए थे तो उस रिजल्ट में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार कर्नाटक में बनती है और उस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि वो सरकार बनने के बाद कर्नाटक की महिलाओं को फ्री बस सेवा उपलब्ध करवाएंगी। तो अब ये मौका आया कि वो फ्री बस सेवा के वादे को पूरा करना पड़ेगा, तो कर्नाटक में उसके लिए शक्ति योजना शुरू की। कर्नाटक सरकार ने कहा कि जो गैर प्रीमियम बस सेवा है, इसके तहत कर्नाटक की सभी महिलाएं फ्री में बस का सफर कर सकती हैं। तो फ्री में सफर करने के लिए कहीं ना कहीं एक योजना प्रारंभ करनी पड़ी, उसको शक्ति योजना आपने कहा। और इसके तहत यह कहा गया कि आपको किसी विशेष डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक शक्ति स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाता है। ये शक्ति स्मार्ट कार्ड जो दिया गया है, इसके तहत आप इस बस सेवा का लाभ ले सकते हैं। और ये कार्ड बनाने के लिए आपको किसी विशेष डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो पहचान पत्र आपको दिया जाता है, उसको आप ले जाकर ये कार्ड बनवा सकते हैं और इस शक्ति स्मार्ट कार्ड के आधार पर कर्नाटक में गैर प्रीमियम बसों के तहत फ्री बस सेवा का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यह सेवा सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक के मूल निवासियों को ही प्रदान की गई है और महिलाओं को प्रदान की गई सेवा है। क्लियर। अगर हम बात करें कर्नाटक की दोस्तों, तो कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को गठित किया गया था और वर्तमान में हम देखें इसकी राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु राजधानी है और सीएम जो है वो सिद्धरमैया है। सिद्धरमैया जी को सीएम बनाया गया है। अगर हम राज्यपाल की बात करें कर्नाटक के, तो राज्यपाल का नाम है थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत राज्यपाल हैं। अगर कर्नाटक के विधानमंडल की बात की जाए तो विधानमंडल द्विसदनीय है। द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब है कि यहां पर दो सदन है, दो हाउस हैं। एक हाउस, दूसरा हाउस। एक हाउस को बोलते हैं विधान परिषद और दूसरा है विधानसभा। विधानसभा जो है उसमें 224 सदस्य हैं, याद रखिएगा। और विधान परिषद में 75 सदस्य हैं, ये भी ध्यान रखना है। भारत में 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद और विधानसभा के साथ द्विसदनीय विधानमंडल देखने को मिलता है। पहले 7 थे, जम्मू कश्मीर इसमें शामिल था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को ये वो समय था जब 370 धारा हटाई गई थी और उसके बाद जो दोहरा दर्जा मिलता था, जम्मू कश्मीर को अलग संविधान की व्यवस्था देखने को मिलती थी, वो सब खत्म कर दिया गया है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर को उसी समय बना दिया गया था एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जिसके कारण वहां पर अभी द्विसदनीय व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। तो 6 राज्य भारत के ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है, विधान परिषद और विधानसभा। उनमें से कर्नाटक भी एक है जहां 75 सदस्यों के साथ विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 12 सदस्य और अगर लोकसभा की बात करें तो 28 सदस्य जो है वो कर्नाटक से जाते हैं। ये ध्यान रखना है आप सभी को। कर्नाटक एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जिसे दक्षिण के प्रवेश द्वार के तौर पर देखा जाता है और यहां हाल ही में कर्नाटक में जो कांग्रेस है उसकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी है, ठीक है, जिसमें सिद्धरमैया जी को सीएम बनाया गया है। तो ये कर्नाटक की बात की। कन्नड़ भाषी राज्य है पूरा, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी की 9 जून को पुण्यतिथि थी और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि दी है, उन्हें याद किया था। तो इस वजह से ये चर्चा में रहे हैं। अब बिरसा मुंडा जी की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर झारखंड में बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। आदिवासी परिवार से थे, मुंडा समुदाय से संबंधित थे और ये पूरा के पूरा क्षेत्र है छोटा नागपुर का, झारखंड का, ये मुंडा जनजाति के रहवास के लिए जाना जाता है। ये वो समय था जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, हम गुलामी के एक दौर से निकल रहे थे। अंग्रेज दिन प्रतिदिन समय समय पर अलग अलग प्रकार के कानून लगा रहे थे और इसी समय उन्होंने जनजातियों के अधिकारों को कम करने के लिए एक अलग कानून बनाया और ये कानून बनाकर जब इसे लागू किया तो इससे कहीं ना कहीं जनजातियों के जो अधिकार थे ना वो कम हो गए।
और इस वजह से जनजाति विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं। और इन्हीं जनजाति विद्रोह में से एक विद्रोह था मुंडा विद्रोह, जो बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था 1899-2000 के आसपास। ये एक बहुत विस्तृत विद्रोह रहा। पूरे झारखंड में इस विद्रोह की चमक देखने को मिली थी, जिसके तहत अंग्रेज अधिकारियों के क्षेत्रों, उनके दफ्तरों पर कहीं ना कहीं छापे मारे गए, उनको लूटा गया, कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी। ये पूरा एक विद्रोह चलता है और अंग्रेज सरकार इस विद्रोह से चमक सी गई थी, उनको डर बैठ गया था इस विद्रोह का, और इसलिए उन्होंने बर्बरता पूर्वक इस विद्रोह को दबाने की कार्रवाई की। तो कहीं ना कहीं एक विद्रोह था, दबा दिया गया और बिरसा मुंडा जी की 9 जून को मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। और इस दिन इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है हमारे देश में। बिरसा मुंडा जी को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बिरसेत नाम से एक नया संप्रदाय बनाया था और इस बिरसेत संप्रदाय के भगवान यही माने गए थे। एक अलग व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। बिरसा मुंडा जी ने न केवल मुंडा विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण आहुति भी दी अपने प्राणों की, याद रखिएगा। इनका जन्मदिन जो 15 नवंबर को होता है, इस दिन जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई 2021 में भारत सरकार के द्वारा। जब हम आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस समय से ही हम इनके जन्म दिवस को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और जब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा जी की दोस्तों, तो याद रखना है कि झारखंड जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वनों का क्षेत्र, वनों की भूमि, इसका गठन जो किया गया था वो भी 15 नवंबर को किया गया था सन 2000 में। तो ये गठन भी किया गया था बिरसा मुंडा जी के जन्म के अवसर पर ही, ठीक है। तो ये हमने बिरसा मुंडा जी के बारे में बात की। अगर हम मुंडा विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, तो एक शब्द याद रखिएगा, इसके लिए उल गुलान शब्द यूज भी किया जाता है। तो अगर एग्जाम में उल गुलान शब्द आ जाए, तो उल गुलान का मतलब मुंडा विद्रोह से लगाया गया है। और कहीं ना कहीं धरती अब्बा मतलब धरती के पिता बिरसा मुंडा जी को कहा जाता था। ये सब फैक्ट एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक। तो झारखंड के नायक बिरसा मुंडा जी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, हमारी आजादी के एक नायक थे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका हमारी भाषा हमारी विरासत एवं 75वां अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस। याद रखना है, जो 9 जून है, 9 जून को हर साल अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के तौर पर मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1948 में इस दिन अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद की स्थापना हुई थी। तो उस अवसर पर हर साल 9 जून को हम अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाते हैं। और इसको मनाने की शुरुआत की गई थी 2008 से 2008 से इसको शुरुआत की गई थी। और इस बार जब 75वां अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जा रहा है, तो इस समय हम बात करें तो एक प्रदर्शनी का प्रारंभ किया गया है हमारे देश में। कहां? तो याद रखिएगा, हमारे देश में राष्ट्रीय अभिलेखागार जो कार्यालय है वहां पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है दिल्ली में। और इस प्रदर्शनी में प्राचीन गिलगित, याद रखिएगा, प्राचीन गिलगित पांडुलिपियां जो हैं, जो 5वीं और 6वीं शताब्दी की हैं, इन पांडुलिपियों को प्रस्तुत किया गया है। भारत में सबसे पुराना जीवित पांडुलिपि संग्रह अगर कोई है तो वो गिलगित पांडुलिपियों का संग्रह है, जो 5वीं 6वीं शताब्दी का है। तत्वार्थ सूत्र जो है प्राचीन जैन पाठ है, इसको इसमें रखा गया है। रामायण जी, श्रीमद् भगवद गीता जी आदि सभी पांडुलिपियों को यहां पर रखा गया है, याद रखना है। तो इस दृष्टि से कहीं ना कहीं हमारे समाज के, हमारे जो सभ्यता है, हमारी जो व्यवस्था, हमारे भारत के जो लोग हैं, ऐसे लोग जो उसको नहीं देख पाए हैं, उन्हें ये दिखाए जा रहे हैं और सब लोग वहां देखकर इन सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सांस्कृतिक मंत्रालय की ये एक इंपॉर्टेंट पहल हम लोगों को देखने को मिलती है, ये याद रखिएगा, जिसमें हमारी भाषा और हमारी विरासत शीर्षक के साथ ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर लगभग 788 भाषाएं बोली जाती हैं और भाषागत विविधता भारत में बहुत विशाल है, जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की एक विशाल पहचान है। तो कहीं ना कहीं इन पांडुलिपि प्रदर्शनी के माध्यम से इसे भी दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और ये प्रदर्शनी 75वें अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के अवसर पर आयोजित की गई है, ये ध्यान रखना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका दोस्तों
ईरान द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास का दावा। ईरान जो है वो अपनी इस प्रकार की हरकतों के लिए बहुत जाना जाता है और ईरान और अमेरिका के बीच में तो ये परमाणु आयुध और इस प्रकार की टेस्टिंग को लेकर समय समय पर विवाद चलता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं इसी विवादों की एक श्रृंखला में एक और विवाद जुड़ जा रहा है। वो विवाद क्या कि हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग किसके द्वारा, ईरान के द्वारा किए जाने की बात की गई है। कहा गया है कि ये 15 गुना तेज होगी, ध्वनि से 15 गुना तेज गति की मिसाइल होगी और ये 1400 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है। ये दावा किया गया किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। तो ईरान की ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग का दावा है, इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम रखा गया है फतेह या विजेता। ठीक है, तो यहां कहीं ना कहीं इसे विजेता ये नाम दिया गया है और इस नाम के साथ ये मिसाइल कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इसके विकास का दावा ईरान कर रहा है। लेकिन वैश्विक स्तर पर देखें दोस्तों तो चीन, रूस और अमेरिका ये ऐसे देश हैं जिनके बीच में हाइपरसोनिक मिसाइल्स के विकास की होड़ सी लगी हुई, एक प्रकार के कंपटीशन में चल रहे हैं पहले से ही। और यहां पर फ्रांस, जापान, भारत, जर्मनी, ये सभी देश हम ऐसे हैं जहां हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास की तरफ बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और इनके बीच में होड़ सी लगी हुई है। हाइपरसोनिक मिसाइल किसको कहते हैं दोस्तों, तो ऐसी मिसाइलें जो ध्वनि से तेज गति से जा सकती हैं, लगभग 5 गुना तेज, ध्वनि की जो गति होती है उससे 5 गुना तेज गति से ये मिसाइलें गमन करती हैं, जिन्हें आप हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर जानते हैं। और ये जो मिसाइलें हैं दोस्तों, ये मिसाइलें अभी तक व्यवस्थित तौर पर चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों ने डेवलप की है, लेकिन यहाँ पर ईरान के द्वारा भी इसके विकास का दावा किया जा रहा है। अब ये दावा कितना सच्चा है कितना झूठा है इसको लेकर भी क्लियरिटी होगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो केवल ईरान ने इसका दावा ही किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है दोस्तों वो ध्वनि से 5 गुना तेज रफ्तार से चलती है और ध्वनि की रफ्तार जो है वो 343 मीटर प्रति सेकंड की गति से होती है। तो सोच लीजिए इससे 5 गुना ज्यादा तेज गति की मिसाइल होने वाली है। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल के जैसे 45 डिग्री के एंगल वाला जो अर्धचंद्राकार पथ है उसका कहीं ना कहीं अनुसरण नहीं करती, इनका व्यवस्था अलग होता है। इन्हें आप पहले रॉकेट के माध्यम से ऊपर भेजते हैं और वहां से किसी भी टारगेट को सीधे इसके थ्रू टारगेट किया जा सकता है। तो कहीं से किसी भी प्रकार से कोई भी टारगेट को टारगेट कर सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने में भी बोल सकते हैं कि अपने आप में सक्षम होती हैं और बहुत तेज गति से चलने वाली मिसाइल्स होती हैं। और इन मिसाइल का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, इन मिसाइल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इन्हें रडार में कैच करने की, पकड़ने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अगर आप कितने बेहतर से बेहतर रडार भी लगा देंगे ना तो इन्हें पकड़ने में बहुत कठिनाई होती है। जब तक ये रडार के बहुत पास से ना गुजर जाए, जब तक इन्हें रडार भी कैच नहीं कर पाता, तो ऐसी मिसाइलों को पकड़ना बहुत कठिन होता है क्योंकि इनकी स्पीड ही बहुत तेज होती है। तो ऐसे में हाइपर सुपरसोनिक मिसाइलें जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत घातक मिसाइलें हो सकती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों सोल ऑफ स्टील चैलेंज। सोल ऑफ स्टील चैलेंज जो है दोस्तों, इसका संबंध उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के अमृत गंगा ग्लेशियर क्षेत्र जो है वहां पर इसका अंतिम चरण, याद रखिएगा, इसका अंतिम चरण संचालित किया जा रहा है। अब ये सोल ऑफ स्टील चैलेंज का अंतिम चरण जो कि अमृत गंगा ग्लेशियर उत्तराखंड से आयोजित हो रहा है, ये है क्या, तो याद रखना है कि ये 14 जनवरी 2023 को प्रारंभ किया गया एक चैलेंज, एक अभियान है। और इस अभियान का मूल उद्देश्य ये है कि जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं जो पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जाए, लोगों के अंदर जो डर होता है ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाने का उसको खत्म किया जाए और एक साहसिक कहीं ना कहीं क्षमता का परीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है, ये याद रखिएगा। तो उच्च क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के साहसिक शक्ति का कहीं ना कहीं परीक्षण करने के लिए और उनको इस सब चीजों के तहत उनको बढ़ावा देने के लिए ये सोल ऑफ स्टील चैलेंज जो है वो उत्तराखंड के इस अमृत गंगा ग्लेशियर क्षेत्र में किया जा रहा है। और ये पूरा के पूरा जो चैलेंज का पूरा अभियान यहाँ चल रहे हैं दोस्तों, ये CLAW ग्लोबल और भारतीय सेना द्वारा कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान है। CLAW एक स्पेशल फोर्स होती है
ये स्काई डाइविंग और इस प्रकार के जो बहुत खतरनाक एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज को करवाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भारतीय नौसेना के साथ मिलकर इस एक्टिविटी में, इस चैलेंज में काम कर रहा है और ये सभी लोग मिलकर लोगों में एक साहसिक अभिवृत्ति को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि ऊंचाई पर जाने में और उस जगह पर टूरिस्ट व्यवस्था में जो लोगों को डर लगता है वो डर लोगों के मन से निकालकर पूरे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर जो भी प्रतिभागी शामिल होते हैं उनको एक आइस क्राफ्ट में गहन प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि वहां पर वो सहने योग्य बच सकें। ठीक है, और ये 14 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना, कौन सा चैलेंज? तो सोल ऑफ स्टील चैलेंज। ठीक है, अब एक बात और याद रखिए कि ये जो पूरी एक्टिविटीज हो रही है ना, ये नंदा देवी जो पर्वत है प्लस इधर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इस क्षेत्र में सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भारत की ऊंची चोटी में शामिल होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7817 मीटर के आसपास मानी जाती है। तो इस क्षेत्र में ये सारी गतिविधियां की जा रही हैं और इन दोनों को संयुक्त तौर पर बोल सकते हैं 1988 में यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो यूनेस्को की सूची में शामिल है ये, और इसे हम लोग नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र के तौर पर भी जानते हैं, जो उत्तराखंड में मौजूद है। नंदा देवी पर्वत के आसपास का इलाका ये होता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों तो 1982 में स्थापित किया गया था और लगभग 630 वर्ग किलोमीटर में फैला ये राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर जाना जाता है और इस क्षेत्र में ही फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया। एग्जाम में यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन सोल ऑफ स्टील चैलेंज जो है दोस्तों, उसके बारे में जरूर याद रखिएगा कि ये किस प्रकार का चैलेंज है और कहाँ आयोजित किया जा रहा है। अगला टॉपिक है आपका प्रथम भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास। तो एक तरफ है यूएई, एक तरफ है फ्रांस और एक तरफ है भारत, तीनों के बीच में एक संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास हो रहा है और ये अपने प्रकार का पहला अभ्यास है, मतलब इसका पहला चरण है। और ये कहां हो रहा है तो याद रखिएगा, गल्फ ऑफ ओमान, यहां पर है ओमान की खाड़ी। यहां से आप देखिए अरब सागर का एरिया आ गया, यहां पाकिस्तान, ये कराची है, और पीछे आएंगे तो यहां पर ईरान है। ईरान के जस्ट नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर ये फारस की खाड़ी का क्षेत्र मिलता है। फारस की खाड़ी के क्षेत्र को जब आप आगे जाते हैं तो दुबई पहुंचते हैं, दुबई से आगे जाएंगे तो ये आपका है गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान में ही यह तीनों राष्ट्रों का संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास किया जा रहा है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र रहा है, दोनों के दोनों क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर देखिए ये यूएई है, ये आपको मिल जाएगा सऊदी अरब, यहाँ रियाद है, यहाँ पर बहरीन है, यहाँ कतर है, क्लियर। और ये ओमान है, ओमान है इसलिए ये ओमान की खाड़ी कहलाता है, ईरान है इसलिए ये फारस की खाड़ी, और यहाँ पर कुवैत है। तो ये पूरा मिडिल एशिया का पूरा एक क्षेत्र मिलता है आपको। यहाँ पर ओमान की खाड़ी में ये अभ्यास हो रहा है। अब ये तीनों सेनाओं को कहीं ना कहीं समुद्री क्षेत्र में, नौसेना के क्षेत्र में एक साझेदारी को विकसित करने का प्रयास यहाँ आप लोग देख रहे हैं। अगर हम बात करें भारत और फ्रांस का और भारत और यूएई का, तो अलग से दूसरे अभ्यास भी होते हैं। यहां पर हम लोग अगर फ्रांस के साथ बात करें तो फ्रांस के साथ भारत के शक्ति, वरुण और गरुड़, शक्ति, वरुण और गरुड़, ये अन्य अभ्यास है जो हम फ्रांस के साथ करते हैं। और डेजर्ट ईगल सेकंड, ये अभ्यास हमारा यूएई के साथ होता है। तो हम इस समुद्री अभ्यास के अलावा पहले से ही ये अभ्यास हम यूएई के साथ करते हैं और ये अभ्यास हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक व्यवस्थित संबंध कहीं ना कहीं बोल सकते हैं व्यक्तिगत आधार पर भी है, द्विपक्षीय आधार पर भी है, और तीनों के यहाँ पर एक संयुक्त गठबंधन की व्यवस्था में देखने को मिल रही है, एक साझेदारी की व्यवस्था देखने को मिल रही है, जो तीनों देशों के विकास के लिए, आत्महितों की पूर्ति के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है। तो ये एक अच्छा कदम है तीनों देशों का, जो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो है अंतर्दृष्टि। दोस्तों अंतर्दृष्टि की बात करें तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई व्यवस्था है और ये वित्तीय समावेशन के लिए कहीं ना कहीं जारी की जा रही है।
वित्तीय समावेशन की प्रगति पर अगर आपको निगरानी रखना है, वित्तीय समावेशन की प्रगति का मूल्यांकन करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक अच्छी पहल है जिसे नाम दिया गया है अंतर्दृष्टि, और ये एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड होगा, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? कौन शुरू कर रहा है? आरबीआई। घोषणा किसने की है? शक्तिकांत दास जी ने। शक्तिकांत दास कौन है? शक्तिकांत दास जी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब हम यहां पर रिजर्व बैंक की थोड़ी सी बात करते हैं और वित्तीय समावेशन की बात करते हैं। जब आप बात करते हैं वित्तीय समावेशन की दोस्तों, तो वित्तीय समावेशन का मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, जिसके तहत देश के हर व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति तक कहीं ना कहीं जो वित्तीय सुविधाएं हैं, बैंकिंग सुविधाएं, वो पहुंचाने का लक्ष्य रखा जाता है। और इसी के लिए कहीं ना कहीं जनधन योजना जो शुरू की गई थी वो थी। ठीक है, और आरबीआई की बात करें तो 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, और इस आरबीआई एक्ट के माध्यम से ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को, और इसको कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ये याद रखिएगा। और बाद में इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थापित किया गया। वर्तमान में इसके गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आरबीआई भारत की केंद्रीय बैंक है, और भारत की इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जैसे मुद्रा निर्गमन करना हो, मौद्रिक नीति हो, देश की रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आदि चीजों पर निर्णय लेने का काम आरबीआई ही करता है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में भी हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।